घर की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था। मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टिके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी साहब, कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। बड़ी आई, कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये। और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, हैं? और ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू। इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता न कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना। दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहां पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है। पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी दादी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है, कार में बैठ नहीं पाती। पता नहीं, बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं। देख, यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी? यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी? इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा? क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी, साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था। और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी, बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं? सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं। क्यों ससुर जी, बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा। 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी साहब, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में। क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, यह नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है? चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो।
देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूं माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। माँ देख, जो भी हो, इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। औरतों का औकात में रहना जरूरी है। अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बात उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है, क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी। मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़, अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊं माँ, गलती तो हो गई है। हाँ, वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा, औरतों को मुट्ठी में रखा कर। शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा। मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर। अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी। मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू की बहू को लगाम लगाना होगा, ठीक है। दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादुन। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी। उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है। फिर अगले रोज, अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था। दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी, मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना। तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था, ना कोई रोटी खा रहा था, क्यों? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी। अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहाँ पिता भी आ जाता है। देख बेटा, तो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी, मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा, एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनानी को। मंगलू, मेरी तो टिकट ही करा दे गाँव की। तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है, मैं चली। अरे ना ना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ? बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी। मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो
बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है, मीना देख, ज्यादा हीरोइन मत बन। आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन, तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना। ना मुझे तेरी कमाई चाहिए, ना ही तेरी नसीहत। आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो? ये तुम्हारी बोली नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ, हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे। लेकिन अब तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है। सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू। ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासू माँ, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है, जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी। वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। मुझे माफ कर दो। अंधी सास का सच। निशा की सास अंधी थी, वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद, माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ। रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले? मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ, वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर वक्त बीतता है और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा, तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा आप मम्मी जी के पास रहेंगी?
तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना। जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई। कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं। फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है। उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पति का साया तो पहले ही उठ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूँगी? सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है। बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है। सामने 2 कप में चाय, शादी के एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी, आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू? अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती, बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा, लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने की भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम।
सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई। मैं सारा काम करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है, अच्छा होगा रमा कि तुम मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। सास बहू सहेलियां। शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी अभी से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही होती है। शिवानी, माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मुझे पाला है, पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा सो जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था हाँ? जो अब नींद आ रही है। अरे यार, समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादा ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई, और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, मेरी भी नई शादी हुई है। मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया है, भाई कुछ नहीं करोगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार, माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर, दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है, अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है, बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना, मैं और बहू आ रहे हैं। वो भी वॉक करके थक गई होगी ना, कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है, चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बना दी हो तो ला दे जरा। माँ जी, ये ज्यादा हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा, आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं, कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ हाँ माँ, चलो ना। अरे नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह, अरे बहू, जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले। मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो, बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, ये लीजिए, सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा, तेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है।
शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ये बात चाची सास से भी कह देंगी, वो शिवानी नहीं जानती थी। हाँ चाची, किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कुछ। कई बहुएं ढीली नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। अब आपकी बहू नेहा को ही देख लीजिए। माँ जी बता रही थी कि अरे बस बस बहू बस। नहीं नहीं, क्या बस? अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग मेरी बहू नेहा के बारे में, जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है। तेरी तरह नहीं, मम्मी जी सब्जी काट दो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है और ना ही अब सब्जी काटने देती। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी कामकाज पे ढीली है। लो अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी। देखते हैं क्या करती हैं अब। वहीं सास बेटे से कहती है, अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, ना ही अब मुझे वॉक पर ले जाती है। बेटा, माँ वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में। उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं, करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते। मम्मी जी ये बताइए, आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा? बोलिए। माँ आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है। दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। और आपको क्या लगता है कि नेहा भाभी से उनकी पटती है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है। ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार। किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा मैं क्या जानूं कि किसके मन में क्या है। माँ बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश। क्यों माँ? सोनम के घर फूलमती नाम की एक नौकरानी काम करती थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस रंग से वो काली थी। एक दिन, सोनम दीदी आप कितनी सुंदर है और इतनी गोरी भी। काश मैं आपके जैसी गोरी होती। अरे लेकिन देख ना कितनी मोटी हूं मैं। मुझे तो पड़ोस की रानी अच्छी लगती है, देखने में गोरी, नैन नक्श अच्छे और दुबली भी कितनी सुंदर लगती है। फूलमती के मन में सोनम की बात घर कर जाती है। वो सोचती है कि उसे नहीं पता था कि सोनम को भी अपने से शिकायत होगी। अरे फूलमती ये क्या किया, सब्जी में इतना तेल। वैसे भी मैं इतनी मोटी हूँ, ये खाना खाकर तो कभी जिंदगी में पतली नहीं हो पाऊंगी। अरे दीदी मैं तो आपकी जैसी होती तो कोई शिकायत ही ना थी। गोरी गोरी। अरे गोरी ही तो हूँ, खुद को तो देख, तेरे नैन नक्श, तेरा पतला शरीर। फूलमती कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में अपने रंग रूप को लेकर। किसी का कुछ न कुछ छूटा ही हुआ है। हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। अरे शायद तू नहीं समझेगी, काश मैं भी रानी की तरह होती। अच्छा चल, आज रानी खाने पर आ रही है तो कुछ अच्छा बना लेना। तभी वहां रानी आ जाती है। रानी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है।
दोनों सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही होती है कि वहाँ फूलमती खाना लेकर आती है। अरे रानी दीदी, आप कितनी सुंदर है। काश मैं आप ही की तरह होती तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया फूलमती, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। वैसे तो मैं भी वो सामने वाली वंदना को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। हैं दीदी, आप भी अपने से खुश नहीं? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस जरा लंबाई। काश मेरी लंबाई वंदना जैसी होती तो कमाल हो जाता। फूलमती उन लोगों को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। वो सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनम दीदी सबसे सुंदर है, लेकिन लगता है सोनम दीदी कुछ नहीं। अब तो मुझे वंदना से मिलना पड़ेगा, देखो तो सही कि वो क्या चीज़ है। एक दिन मौका देखकर फूलमती वंदना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है? हाँ हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। दीदी एक बात बोलूं, आप कितनी परफेक्ट हैं। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ओह, ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अरे तू उस दीपिका को जानती हो ना? कैसी बात कर रही हो दीदी? वो कहानी हर घर की हीरोइन ना? हाँ हाँ वही। उसकी त्वचा देखी है, कैसी दमकती चमकती, और कमर तो कितनी पतली है, हाय। पर दीदी वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। हाँ वही तो, उसको तो भगवान ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। फूलमती सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से, हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है। अब तो किसी ना किसी तरह दीपिका से मिलने जाना होगा, लेकिन कैसे? फूलमती एक दिन दीपिका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। अरे चलो चलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां दीपिका आ जाती है। अरे भैया आने दो, फैन होगी मेरी। फूलमती दीपिका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है। मैडम आप तो इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, त्वचा तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम काश मैं आपकी जैसी होती। अरे मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी और उसमें भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। दीपिका को फूलमती की बात परेशान कर देती है। वो उसे पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने में हर वो चीज़ नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो दाने निकल आते हैं। ना जी ना मैडम, मैं तो सारा दिन घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। अरे महंगी महंगी क्रीम पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ये सुंदर होठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका की बात सुनकर फूलमती वहाँ से निकल जाती है, वापस आती है सोनम के पास और काम करने लगती है। अरे फूलमती क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो परेशान सी रहती थी, अब किसके जैसा लगने की चाह है? किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है।
मेरे जैसे नैन नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो मैं तो पूरे मजे लेती हूँ। ना धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। तो दीदी मैं तो अब खुशी रहूंगी ना। अमेरिकन बहू। आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी। उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो। वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना। अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है। मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है। वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं। मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे। तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं। यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी, शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी। आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है, इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर, एली घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने। अमेरिका की बहू ले आई है, पता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले। मैंने गांव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे, जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे। चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए। मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है। एली बहू, जरूर आना। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती हैं। मामा की बहू, एली तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है। मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर। वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ।
एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन, वो मामा जी की बहू है ना? कौन, वो अमेरिका वाली? हम लोगों की देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से ना लड़की को देखा था ना कभी बात की। वैसे क्यों, क्या हो गया उसे? वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है। वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें? ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो यह मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से हैं। हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू लाकर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है। हाथ में वाइन का ग्लास और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली, कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा? अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है। जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर, हम लोग आपको सिर्फ बताने आए थे। अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो? मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है। तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन। कहानी उन आम घरों की है जहाँ खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहाँ सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना,
तो बोलती भी नहीं आपको। और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको? सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहाँ शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूँ। अब देखो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद, अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद, शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूँ, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों, आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन, सुनिए ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है।